अलजेब्रा 2 में हमने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि पॉलिनोमियल रिंग हमारे पास क्या होती है, उसकी कुछ हमने टाइप्स पढ़ी कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, विदाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि दो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है क्या वो भी पॉलिनोमियल होता है, इनका सम जो होता है क्या वो भी पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो क्या उस पॉलिनोमियल जो है वो भी क्या कॉम्यूटेटिव होता है। अगर यूनिट हम एलिमेंट हमारे पास है यानी वन बिलोंग टू अगर रिंग है तो क्या आर एक्स जो पॉलिनोमियल रिंग है क्या उसमें भी वन का मौजूद होना जरूरी है। अगर हमारे पास आर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर आर हमारे पास फील्ड है तो क्या आर एक्स भी हमारे पास फील्ड होती है। तो आज इन चीजों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ इंटीग्रल डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल रिंग। नंबर वन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना पॉलिनोमियल रिंग होती क्या। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि पॉलिनोमियल रिंग के बारे में अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है कि पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन ये है a0 प्लस a1x a2x एंड सिमिलरली an xn। अब इसका मतलब ये है कि डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल की n है और विद लीडिंग कोएफिशिएंट an सच दैट ai बिलोंग टू रियल नंबर्स और i स्टैंड फॉर फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन n एंड an जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया खुद सोचिए तो फिर डिग्री n कहां से हम लेके आएंगे कि उसकी डिग्री n होती है पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो फिर आपकी डिग्री जो है n नहीं रहेगी, वो n-1 बन जाएगी। तो अगर आप डिग्री उसकी पॉलिनोमियल n कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट an कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। चले हमने अब सीखना है कि दो पॉलिनोमियल जो रिंग्स हैं क्या उनका सम भी एक पॉलिनोमियल होती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जो सीखने लगे हैं वो एडिशन की है। हम दो रिंग्स ले लेते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स लेट और हम लीनियर ले लेते हैं ताकि हम उनका सम जल्दी से कर सके। इतना फैक्टर ले लेते हैं a0 प्लस a1x, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिंग है। दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग लेट्स सपोज b0 b1x है। आप अगर हायर ऑर्डर की लेना चाहते हैं फिर कोई मसला नहीं, आपने ऐड कर दे वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने बस लीनियर ऑर्डर की ले ली। अब जब हम दो पॉलिनोमियल्स जो हैं अब f ऑफ x एंड gx दोनों का तलब जो है वो पॉलिनोमियल रिंग से। अब दोनों को ऐड करते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x हमें पता है a0 प्लस a1x है और g ऑफ x b0 प्लस b1x है। दोनों को ऐड कर लें a0 प्लस b0 एंड a1 प्लस b1 इंटू x। अब हमारे पास जो a0 है b0 है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के, तो इनका एडिशन भी हमारा पॉलिनोमियल में से होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास k0 के इक्वल है प्लस ये k1 के इक्वल है इनटू x। दिस बिलोंग टू rx and also this belong to r of x where k0 is equal to a0 plus b0 and k1 is equal to a1 plus b1। तो दो पॉलिनोमियल्स की जो एडिशन है वो भी एक पॉलिनोमियल से बिलोंग करेगी। अब हम सीखेंगे कि क्या उनकी जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्ट जो है
क्या वो भी पॉलिनोमियल रिंग ही होगा, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट? तो अब हम सीखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब जैसे हमने एडिशन लिया है वैसे आप मल्टीप्लिकेशन ले लें। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ए नॉट को जब बी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से तो ये बन जाएगा ए नॉट बी वन एक्स, और जब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वन बी नॉट एक्स आ जाएगा, और ये फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए वन बी वन एक्स इंटू एक्स, एक्स के आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट आ गया, और ये हमारे पास x कॉमन आने के बाद a नॉट बी वन, ए वन बी नॉट, ये x कॉमन आ गया, और a वन बी वन एक्स के आ गया। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई सेकंड डिग्री की। तो आपको पता है कि ये कोफिशिएंट्स आते हैं पॉलिनोमियल्स में। अगर डिग्री 2 है तो ये आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल टाइप आ गई है, जिसका हमारे पास पॉलिनोमियल Rx है, और f ऑफ x और g ऑफ x भी Rx में से लिए गए हैं, तो उनका सम भी जो है वो भी एक पॉलिनोमियल में से आता है। तो प्रोडक्ट भी आप हमारा जो है वो पॉलिनोमियल में से है। आप इसको कोई अगर नाम देना चाहें, लेट्स सपोज ये आपके पास हो जाएगा c नॉट कर ले, या k नॉट जैसे हम, तो ये आप कर ले c1x, और अगले वाले कांस्टेंट को आप लेट कर ले c2x के बिलोंग टू पॉलिनोमियल। और मेंशन करना चाहें तो कर लें, इसके c नॉट से मुराद a नॉट b नॉट है, और c1 से मुराद a नॉट b1, a1 b नॉट है, और c2 से मुराद a1 b1 है। और ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की, जो हमने साबित कर दिया कि प्रोडक्ट दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट भी एक पॉलिनोमियल होता है। अब हम साबित करेंगे कि कॉम्यूटेटिव भी होती है, पॉलिनोमियल जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, यानी f इंटू जो x है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x है, वो इक्वल है g ऑफ x इंटू f ऑफ x के। यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप इस तरह से कह लें कि इफ R इज कॉम्यूटेटिव, अगर हम R हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, देन पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉम्यूटेटिव। तो पॉलिनोमियल भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव होती है। अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है, इसका पॉलिनोमियल भी कॉम्यूटेटिव। जैसे कि हमने ये f ऑफ x इंटू g ऑफ x पढ़ लिया। अब हम g ऑफ x इंटू f ऑफ x जब करेंगे तो आप जस्ट इसको चेंज कर दें। यहां तक अगर आप आ गए हैं तो इनको चेंज कर दें आप, यानी g ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, यहां तक तो आप वैसे ही काम करेंगे। उसके बाद कॉम्यूटेटिव की दफा ये आप चेंज कर दें, b नॉट पहले लिखते जाए, और इसी तरह से ये b1 और a नॉट प्लस b नॉट a1x और b1 a1 x के। तो ये हमारे पास बन जाएगा g ऑफ x इंटू f ऑफ x बिलोंग टू r ऑफ x। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव साबित हो गया कि f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू f ऑफ x। तो पहली प्रॉपर्टी हमने साबित की, दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन भी पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल है। अगर रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है तो उसका पॉलिनोमियल भी कम्यूटेटिव है। अब हम सीखेंगे कि अगर जो 1 है वो बिलोंग टू रिंग है तो क्या 1 का जो तल्लक है वो पॉलिनोमियल से भी होगा या नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ 1 बिलोंग टू R, अगर 1 रिंग में से है, यानी रिंग विद आइडेंटिटी है, यूनिटी है, देन R of 1 also belong to R of
x। अगर 1 का रिंग से तल्लक है तो 1 का पोलिनोमियल से भी तल्लक है। अब देखिए पोलिनोमियल्स अब क्या होती है, डेफिनेशन हमारे पास कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो। अगर हम nth डिग्री की बात करें तो यहाँ तक ai बिलोंग टू r एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आपका 1 का लिंक rx से बन रहा है, लेट्स सपोज a0 जो कांस्टेंट है वो आपके पास 1 है। बाकी फैक्टर्स आप बेशक अगर आप 0 भी कर लें, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, सारे फैक्टर 0 हैं, तो rx किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल रिंग है वो 1 के इक्वल आ गई है। तो अगर हमारे पास रिंग में r है तो पोलिनोमियल में भी, रिंग में अगर हमारे पास 1 है तो पोलिनोमियल में भी हमारे पास 1 है। अब हम सीखेंगे कि अगर रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है तो क्या rx भी इंटीग्रल डोमेन है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, if r is an integral domain then r of x is also an integral domain। अगर आपकी जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन है तो rx भी इंटीग्रल डोमेन होगी। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होनी चाहिए। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन की दो डेफिनेशंस बन सकती हैं कि अगर a डॉट b हमारे पास 0 है तो हम फिर कहते हैं कि इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। दूसरी डेफिनेशन ये है कि a डॉट b अगर आपके पास 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है देन a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों डेफिनेशन से एक ही बात करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो एक लाजमी 0 होना चाहिए, और अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो फिर दोनों में कोई भी 0 नहीं है। तो दोनों की बात एक ही है, बस वो बयान करने का अंदाज अलग अलग से है। तो इसी को हमने अब यूज करना है यहाँ पे कि अगर r हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो फिर rx जो है वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। हम लिख कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास है a0 a1 x a2 x and so on an xn and an is not equal to 0। ये हमारे पास, और दूसरा b0 b1x b2x and so on bm xn and bm is not equal to 0। These polynomials these functions belong to polynomials। अब हमने इसी पैटर्न से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आंसर 0 ना आया तो हम कह देंगे कि हमारे पास दोनों मेंबर्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं जी। f of x g of x belong to 0, या हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं f of x is not equal to 0 belong to r of x। क्यों ये 0 नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कह दिया है कि जो an कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सारा फैक्टर 0 नहीं बन सकता। और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि g of x जो है वो भी 0 नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि bm जो है, अगर आप डिग्री m मान रहे हैं तो कोफिशिएंट को आपको नॉन जीरो लिखना पड़ेगा, तो bm भी 0 नहीं है तो इसलिए ये भी 0 नहीं हो सकता। तो f of a भी 0 नहीं है, b भी जब 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं होना चाहिए अगर वो इंटीग्रल डोमेन है। तो हमने कह दिया f of x भी 0 नहीं है, g of x भी 0 नहीं है।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और साबित करेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम देखेंगे कि आंसर जीरो नहीं आएगा। f ऑफ x इंटू जी ऑफ x जी, जब हमने मल्टीप्लाई किया a नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो गया b नॉट से, तो a नॉट इंटू b नॉट, और फिर हमारे पास a नॉट मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a नॉट b1x। फिर a नॉट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा a नॉट b2x के। इसी पैटर्न से ये चलता जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a नॉट bmx है, ठीक है। फिर इसी पैटर्न से हमारे पास a1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। बजाय इसके कि हम इस तरह अलग अलग से मल्टीप्लाई करें, इतना लेंथी बना दें, तो हम इसको एक ही स्टेप में ये लिख देते हैं कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम c नॉट कह देते हैं। और जैसे ही दूसरे मल्टीप्लाई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी हमारे पास जो है वेरिएबल x में आएगी लीनियर थी, ये जब इसके साथ होगा तब भी आएगा, तो वो जो कांस्टेंट उसको हम c1 कह लेते हैं और साथ में x लगा देते हैं। इसी तरह अगला पैटर्न जो है वो c2x आएगा, ये इसी तरह चलते जाए और एंड में an मल्टीप्लाई होगा bn, तो an bm के साथ मल्टीप्लाई होके x की पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, n प्लस m हो जाएगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आया, फिर हमारे पास x की फॉर्म में आया, फिर x स्क्वायर इसी तरह बढ़ता गया और n प्लस m में आ गया। अब देखें an और bn की डेफिनेशन हमने पहले की हुई है कि दोनों नॉन जीरो है। दोनों अगर नॉन जीरो है तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन आ गई है ये इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बिकॉज इसकी वजह ये है कि an is not equal to 0 and bm is not equal to 0 and product of an and bm also not equal to 0. So f of x into g of x cannot be equal to 0. So this is the definition of an integral domain. This implies that if R is an integral domain, then implies that R of x is also an integral domain. अब हम अगला रिजल्ट पढ़ने लगे हैं कि अगर R जो हमारे पास फील्ड हो तो क्या Rx भी एक फील्ड होगा। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर अब 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि इफ R इज फील्ड, अगर R हमारे पास फील्ड है, then it does not implies that R of x is field. कि अगर R फील्ड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि Rx भी फील्ड है। वो कैसे, वो हम इसको देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि let x belong to R। हमने को मेंबर ले लिया, उसका तल्लुक रिंग में से है। अब 1 और x जो है, अगर फील्ड है तो हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो अगर x का मेंबर, x मेंबर है R का और 1 ओवर x जो है डजंट बिलोंग टू R ऑफ x, पोलिनोमियल में 1 ओवर x नहीं है। असल में अगर आप आम पोलिनोमियल अलजेब्रा में देखें तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि a0 a1x a2x के an xn, यानी ये जो पावर्स हैं ये सारी पॉजिटिव होती है।
कोई पावर्स भी नेगेटिव इस तरह से नहीं आ सकती कि हम उसको कह दें a1 ओवर x, a2 ओवर x के या an ओवर xn, ये पोलिनोमियल नहीं होती, क्योंकि ये जब ऊपर लिखी जाएंगी इस तरह से a2 में लेट्स सपोज ये ऊपर x माइनस 2, तो ये पोलिनोमियल नहीं होती। तो पावर्स आपकी पॉजिटिव होंगी तो वो पोलिनोमियल कहलाएंगी। अगर आपका x आर में से है तो फील्ड कहता है हर एक का इनवर्स होना चाहिए, तो 1 ओवर x जो है इसका rx में इनवर्स नहीं आ सकता। ये पोलिनोमियल ऐसे नहीं लिखी जाती कि उसको बटे में आ जाए, तो इसलिए ये इसमें से नहीं हो सकती। तो अगर हमारा जो 1 ओवर x पोलिनोमियल में से नहीं आ सकता तो rx कभी भी फील्ड नहीं बन सकता। तो यही वजह है हमारे पास कि r अगर फील्ड है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि rx भी फील्ड होगा। तो ये रीजन है कि अगर x का मेंबर है रिंग में से तो 1 ओवर x doesn't belong to r. So that's why if r is field, it does not mean that rx polynomial is field. ये उसका मतलब है। लेकिन हमारे पास आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये उसका मतलब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इफ r इज फील्ड, अगर r हमारे पास फील्ड है तो दिस इंप्लाइज दैट rx इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो फिर उसका मतलब ये है कि r हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। अगर फील्ड है r, रिंग जो है वो फील्ड बना रही है, तो पोलिनोमियल जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, वो फील्ड नहीं बनाएगा। अगर वो फील्ड है तो फील्ड नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आर रिंग फील्ड है तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बना देगा। ठीक है जी, इंटीग्रल डोमेन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि दो मेंबर्स अगर हमारे पास a डॉट b जो है वो 0 दे रहे हैं तो या तो a 0 है या b 0 है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि एक डॉट b अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो ये फिर याद रखिएगा कि अगर r जो फील्ड है तो rx उसका जो r ऑफ x है वो लाजमी तौर पे इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस चीज को मजीद हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर r फील्ड है तो rx इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसका क्या मतलब। तो एग्जांपल से और हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 ये है, एग्जांपल हमारे पास ये है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल। हमने सम और प्रोडक्ट पॉलीनोमियल का फाइंड करना है। f ऑफ x हमारे पास ये है, नंबर 1 ओवर रिंग z प्लस डॉट और सेकंड ये है कि ओवर रिंग z4 प्लस डॉट। हमने तो जो पोलिनोमियल्स दी हुई हैं इनका हमने सम फाइंड करना है और इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, एक दफा रिंग z मान के और एक दफा रिंग z4 मान के। तो आप इन सम को और प्रोडक्ट को ट्राई कीजिएगा। कोई आपको मसला मसाइल लगे तो फिर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे और कुछ और भी एग्जांपल लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए हमारा आज इतना ही काम है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, तो मसला भी फिर हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज।